हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आप सबको पता है कि आज 24 अगस्त को यूपीएससी के जीएस पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे जीएस 1, जीएस 2 एंड जीएस 3 एंड जीएस 4 के पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो एक मेजर पेपर बचता है वो है ऑप्शनल का पेपर आपके। तो अभी तक आपने जो पेपर्स कर लिए हैं, जीएस जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो करेंटली एग्जामिनेशन के साइकिल में है और एग्जाम दे रहे हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि हम इन अगले 5 दिनों का यूटिलाइजेशन कैसे करें। मतलब जो आपका 5 दिन का ब्रेक है प्लस जो आपको दिन मिलेगा जिसमें आप लैंग्वेज पेपर लिख करके आएंगे, उसका आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो सिंस माय ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं चीज़ों को स्पेसिफिक उस पर रखूंगा। बट बाकी ऑप्शनल वाले जो लोग हैं वो भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं जो आपके काम की है। सो वी विल डिवाइड द वीडियो इन 2 पार्ट्स। पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक चीज़ों की कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो पीएसआईआर को पढ़ते समय, पीएसआईआर के बारे में करते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, पीएसआईआर ऑप्शनल करते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या हमें अभी करना है 5 दिनों में। सी व्हाट हैपेंस इज दैट आफ्टर यू हैव रिटन 5 पेपर्स, ऐसे GS 1, GS 2, GS 3 एंड GS 4, व्हाट हैपेंस इज कि आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है। मतलब इट इज़ नॉट ईजी टू राइट 5 पेपर्स, 2 पेपर्स इन अ डे। 3-3 घंटे आप लिख रहे हो, मतलब अभी तक आपने 15 घंटे की मेहनत कर ली है और उसके बाद आप फिर से जा करके आपको 4 पेपर लिखने हैं, लैंग्वेज के 2 पेपर्स और 2 पेपर्स आपको ऑप्शनल के लिखने हैं। लैंग्वेज हालांकि क्वालिफाई होता है, क्वालिफाइंग होता है, बट उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिकॉज वो आपका अगर प्रिपेयर्ड होगा अच्छे से, वो आपका क्लियर होगा, तभी जाके आपकी बाकी कॉपीज चेक होंगी, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार हो जाती है मेंस की। और अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज पेपर आपका अच्छा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेज पेपर्स भी कई बार लोगों के फंसते हैं एंड दैट कैन बी द वर्स्ट थिंग। प्रीलिम्स में सीसैट और यहाँ पे लैंग्वेज पेपर अगर आपका फंस रहा है तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। सीसैट तो फिर भी एक बार माफ किया जा सकता है, बट लैंग्वेज पेपर्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड। अराउंड sorry, every year 1000 to 1500 people miss on getting their mains mark sheet because of language paper। उनकी मेंस की कॉपी बाकी चेक ही नहीं होती है। 1000-1500 लोग ऐसे होते ही होते हैं हर साल हैं जिनका लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि हमको लैंग्वेज पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बट पहले हम ड्वेल करते हैं कि हमें ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है, इन 5 दिनों का हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपका ऑप्शन है, ऑप्शनल है, तो आपको देखो ये पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। पीएसआईआर का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, बट बहुत सारी चीजें हैं। सेक्शन ए जो पेपर 1 का आपका है, पेपर 1 पार्ट ए जो है, वो तो पूरा ही आपका रिमेम्बरेंस के ऊपर है। कितना आप चीज़ों को रिकॉल करते हो, कितना आप चीज़ों को रिमेंबर कर पाते हो, कितना आप उसको प्रॉपरली रिप्रोड्यूस कर पाते हो एक्चुअल एग्जाम हॉल में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। मतलब वो पूरा पूरा उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप एक्चुअल एग्जाम हॉल में उस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर पाते हो। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अब कि आपके लिए ये आपका सिलेबस है। पेपर 1 पार्ट ए कर रहे हैं। देखिए, रिवाइज करने का या लिखने का जो ऑर्डर हो सकता है वो हर आदमी का डिफरेंट हो सकता है। हम एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे कि आपको डी डे पे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी अभी हम लास्ट में बात कर लेंगे एक बार। बट उसके पहले आपको देखना है कि सिलेबस, जैसे आप पेपर 1 का पार्ट है, अब आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आपके लिए मुश्किल है। बट पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड, जो आपने 2-2.5 महीने जो मेहनत की है, बस उसको अंतिम रंग देने का टाइम आ चुका है। तो आज आप क्या करेंगे, आज का दिन आप चाहें, अब क्योंकि आप थके हुए हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। कल सुबह से आपको वापस अपने ऑप्शनल्स पे लग जाना है, जो भी आपका ऑप्शनल है आपको उस पर लग जाना है, वापस से सब कुछ रिवाइज करने पे लग जाना है। अब तक आपने अगर पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया है, अगर आपने टेस्ट अच्छे से लिख लिए हैं और आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको इस बात का एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें प्रायोरिटाइज करना है। सपोज अगर हम पीएसआईआर का पेपर 1 पार्ट ए की बात करें तो आप देखोगे जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल हर साल आ रहा है। जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेमोक्रेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सारे टॉपिक से आप देखोगे मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टॉपिक अभी भी आपको कोई छोड़ना नहीं है, बट प्रायोरिटी में रिवीजन का मतलब क्या है कि अगर मैं पेपर 1 पार्ट ए लेके बैठा हूं तो मैं जस्टिस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करूंगा,
हो सकता है कोई पेरिफेरल कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल पोस्ट मॉडर्निज्म, उसको मैं ऊपर ऊपर से देख करके आगे बढ़ जाऊंगा, बट जस्टिस, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भी जैसे टॉपिक्स लाइक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट। पॉलिटिकल थिंकर्स, आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम, उनको मैं अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। अगर आपने अभी तक इसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, उन शॉर्ट नोट्स को भी देखते एक बार चले जाना है, क्योंकि पिछले, मुझे पता है कि पिछले हफ्ते 10 दिनों में जब जीएस का पेपर पास आने लग जाता है, एसए का पेपर पास आने लग जाता है, तो आप और हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा फोकस किन चीजों पे करते हैं, हम जीएस पे फोकस करते हैं। तो आपका ऑप्शनल, मुझे मोर और लेस सभी का ऑप्शनल पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से छूटा होगा, तो आपको थोड़ा सा ग्रूव में आने में एक दिन लगेगा। तो आपको एटलीस्ट इधर बीच में 2 रिवीजन आपको अपने ऑप्शनल के करने पड़ेंगे। मतलब यू हैव टू गिव 2 रिवीजन्स टू योर ऑप्शनल, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। यू हैव टू गिव 2 रिवीजन्स फॉर योर ऑप्शनल। तो 2 रिवीजन आपको इन 5 दिनों में प्लान कर लेना है। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लो कि आप कल यानी कि 25 तारीख को आप पेपर 1 करोगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, 26 तारीख को आप कर लो पेपर 1 पेपर 2 ए 2 बी, और 27 तारीख को आप ट्राई करो कि वो सेक्शंस कर लो जो आपके थोड़े से वीक हैं, वो वाले को थोड़ा सा आपने ब्रशअप कर लिया। 28 को आप पूरा रिवाइज कर लोगे और 29 को पूरा रिवाइज कर लोगे। 30 को आपको लैंग्वेज पेपर लिखने जाना ही जाना है, या एनी अदर सूटेबल फॉर्मेट। दिस इज आइडियल फॉर्मेट, मैं यही करता हूँ, यही करता था कि इस तरह से इसको मैं अपने आंसर, अपने टाइम को इस तरह से मैं डिवाइड कर लेता था, क्योंकि काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है तो आपको शुरू में एक एक पेपर रिवाइज करने में टाइम थोड़ा सा लगेगा। या आप सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हो कि आपके पास 5 दिन है, आप कल पेपर ए का पार्ट ए कर लो, परसों पार्ट बी कर लो, उसके नेक्स्ट डे 2A कर लो, उसके नेक्स्ट डे आप 2B कर लो। 4 दिन आपके ये कंप्लीट हो गए। लास्ट डे बैठ करके पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया। तो आप चाहो तो ये स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हो, वॉट एवर सूट्स यू बेटर। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी इतनी है कि आप एक दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। और अदरवाइज भी आप चाहो तो आप उसको इस तरह से डिवाइड करके कर सकते हो। अब देखो, अब करना क्या है आपको, और चीजें। पहली बात यह है कि आपको राइटिंग नहीं छोड़नी है। आप भले आप लिख करके आए होगे 3 दिन के बाद पेन उठाने का मन नहीं करता है 5 पेपर लिखने के बाद, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है। सी, मेंस इज मोर अ गेम ऑफ मेंटल टफनेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपसे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो चेक हो ही रही है, बट मेंटल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गेटिंग चेक्ड। तो उस मेंटल स्ट्रेंथ को आपको बरकरार रखने के लिए सिंपली आपको डेली ट्राई करो, एक दो क्वेश्चंस आप लिखते रहो। उससे आपका जो हाथ का फ्लो है वो स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शनल जैसा पीएसआईआर है, पेपर कम्स वेरी लेंदी। आप एथिक्स लिख करके अभी आए होगे, एथिक्स से थके होगे, बट इससे लेंदी पेपर आपको लिखना है पीएसआईआर में। पेपर कंप्लीशन फॉर मेनी पीपल इन पीएसआईआर बिकम्स अ चैलेंज। 1 2 10 10 मार्कर्स आप छोड़ देते हो, और अगर आपने 10 मार्कर छोड़ा, मतलब पर पेपर इफ यू आर लिविंग 20 मार्क्स, 40 मार्क्स यू आर गिविंग अवे, उसमें से अगर आपको 10 12 नंबर भी मिलता तो हो सकता है आपका सिलेक्शन उतने मार्क्स से रुक रहा हो। सो यू कैनॉट अफोर्ड दैट। तो इसीलिए आपका हाथ जो है वो चलना चाहिए, और अभी तक आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो गया होगा, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, अब आप 5 पेपर अभी लिख करके आए हो, आपको उस 5 पेपर का एनालिसिस अभी इन 5 दिनों में नहीं करना है। उस पे उन पेपर्स को खोल करके आपको ये नहीं देखना है कि मेरा ये पार्ट छूट गया, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, या फिर मैंने इसमें आंसर ये लिखना था, ये पॉइंट्स में और डाल सकता था। एवरीथिंग विल कम इनटू योर माइंड, सब कुछ आपके दिमाग में एक बार गोल गोल घूमेगा। वापस से आपको मन करेगा कि लिख लें इसको, बट नहीं, आपको वापस उस पेपर पे नहीं जाना है। जो पेपर हो गया, दैट इज सबमिटेड, सील्ड, एंड इट विल बी सेंड टू यूपीएससी। उस पर अब आप कोई चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं, लिख गया, चला गया, जमा हो गया। अब आपको आगे देखना है, पीछे जो आपने गलतियां कर दी। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका लक्षण यही होता है कि पीछे की चीजों से सीखता है, बट अभी वो सीखने का टाइम नहीं है। अभी आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए आगे के पेपर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पीछे के पेपर्स को आप नहीं उठा के देखेंगे, उसको केवल एक फाइल में रख दीजिए और उसको बंद करके अलमारी में डाल दीजिए, राइट। यू डोंट हैव टू गो बैक टू दोज पेपर्स राइट नाउ, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में एक एडिशनल स्ट्रेस क्रिएट करेगा, एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। क्योंकि होता क्या है, देखो, कई बार हम एग्जाम हॉल में जब प्रेशर में लिख रहे होते हैं तो कई बार ऐसे पॉइंटर्स हैं जो दिमाग से मिस हो जाते हैं। कई बार ऐसा वैल्यू एडिशन का पॉइंट होता है जो हमारे नोट्स में होता है बट मिस हो जाता है वहाँ पे। कई बार होता है कि क्वेश्चन का कोई पार्ट मिस हो जाता है। कई बार हम किसी क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मिस रीड कर लेते हैं, ठीक है। कई बार हम ऐसे डिस्कशंस में इंडल्ज हो जाते हैं जहाँ पे कोई बोले मैंने तो ये पॉइंट लिखा, आप बोलोगे मैंने ये पॉइंट लिखा, तो आपको लगेगा कि मेरा पेपर तो खराब चला गया, तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जो ये इन 5 दिनों में अपना कॉन्फिडेंस, अपना टेम्परामेंट, अपना माइंडसेट को स्ट्रांग रख पाएगा, वही इस एग्जाम से पार पा पाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब बिल्कुल भी उस पर डिस्कशन नहीं करना है, बिल्कुल भी उस पर आपको पीछे घूम करके नहीं देखना है, राइट। पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आपको बिल्कुल भी डिस्कशन उन चीजों का नहीं करना है। और दूसरी चीज ये है कि अब आपको टेस्ट कोई बहुत नए नहीं लिखने हैं, वही मैंने बोला ना, थकान वाला फैक्टर वो सबके ऊपर हावी रहता है, राइट। अगर आप अब टेस्ट लिखने जाओगे, अब इधर 5 दिनों में अगर आपने 1-2 टेस्ट सोचा कि मैं लिख लेता हूँ, निपटा देता हूँ, तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि आप अपने आप को ओवरबर्डन करोगे, आप फैटीग को अपने बॉडी में बढ़ाओगे। प्लस अगर आपने 3-3 घंटे 6 घंटे दे दिए टेस्ट को, और टेस्ट में कुछ ऐसे अटपटे सवाल आ गए जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। फिर से वही माइंडसेट वाला गेम आ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वहां से डाउन हो जाएगा। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट दिस इज ऑल अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको कोई टेस्ट नहीं लिखना है अभी, सिर्फ आप एक दो पीवाईक्यू के आंसर्स लिखते रहिए, पीवाईक्यूज को देखते रहिए और ट्राई करिए। जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा सपोज जस्टिस, अब मुझे क्वेश्चन दिख गया पीवाईक्यू में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का और रॉल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इसने कंपेयर कराया हुआ है, तो मैं सिंपली अपने दिमाग में रिकॉल कर लूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट में क्या पॉइंटर्स थे और रॉल्स के प्रिंसिपल में क्या पॉइंटर्स थे, उनको मैं अपने दिमाग में एक बार घुमा लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा ये था और ये था। सिमिलरली आप किसी भी टॉपिक का देखो, पावर हेजेमनी का देख रहे हो, पावर का कोई क्वेश्चन आपने देखा, अच्छा पावर का क्वेश्चन ये आया हुआ है, आप सिंपली रिकॉल कर लो कि इंट्रो में अच्छा हम ये डालेंगे, बॉडी में हमें ये डालना है और कंक्लूजन में ये डालना है। आफ्टर रिवीजन बस बैठ करके आप पीवाईक्यूज को पलट लीजिए, राइट। और इससे बड़ा आपके पास कोई और वेपन नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू आपको देखना है। क्योंकि आप देखो सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इवन जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो कई बार पीवाईक्यूज को रीवायर करके, रीवर्ड करके, रिसाइकल करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सेक्शन ए जब आप पढ़ रहे हो खास तौर से, क्योंकि ये स्टैटिक सेक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा आपसे करंट से रिलेट करके कुछ नहीं पूछता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद से नहीं ब्रेक करना है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी आपको खुद से नहीं मारनी है। सेक्शन ए कैसे रिवाइज करना है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, किस ऑर्डर में करना है, इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में करोगे। सबसे पहले आप कर लो जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, आपने रिवाइज कर लिया, पावर रिवाइज कर लिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपका रिवाइज हो गया। देन गो फॉर थिंकर्स, आप थिंकर्स आप रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आपको जाना है थियरीज ऑफ स्टेट पे, फिर आप जाओगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे, और लास्ट में आप जाओगे टॉपिक पे पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस पे। लिखा पहले है लेकिन इसको आपको रिवाइज लास्ट में करना है। पढ़ने के ऑर्डर में सही लिखा हुआ है क्योंकि उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, बट जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंस इस पार्ट को दोगे, इसको आप लास्ट में रिवाइज करोगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क का ज्यादातर आएगा या एक 15 मार्क का आएगा। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, बहुत बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं यहाँ पे। लिबरलिज्म आप यहाँ पढ़ोगे तो थिंकर्स में भी पढ़ोगे, जस्टिस में भी आप लिबरलिज्म पढ़ोगे, तो इन पार्ट्स को कवर करने के बाद आपको यहाँ मूव करना है। मतलब आपको जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर खत्म करना है, फिर आपको थॉट पे आ जाना है, वेस्टर्न इंडियन पे, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज करना है, फिर थियरीज ऑफ स्टेट करना है, और फिर पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस करना है। इस तरह से करोगे तो आपका पेपर 1A का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 1B आपको कैसे करना है। 1B में अभी आपको सबसे पहले पॉलिटी वाला पार्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स, क्योंकि आप GS2 अभी दे करके आए हो, GS2 और GS3 आप दे करके आए हैं, तो आपका ये वाला चीज बड़ा फ्रेश आपका प्रिपेयर्ड होगा। तो आप अगर इससे पहले रिवीजन यहां से शुरू करोगे, तो ये वाला पार्ट है जो पॉलिटी वाला पार्ट है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेलियंट फीचर्स आप करोगे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, कमीशंस, फेडरलिज्म, यहां तक आप कर लोगे तो आपका एक पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, राइट। फिर आपको करना है ये वाला पार्ट सोशल मूवमेंट तक, और फिर आपको लास्ट में आना है इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ, क्योंकि यहां से भी एक सवाल आता है। तो पॉलिटी पहले आपको करना है, उसके बाद जो है जो इंडियन गवर्नमेंट ये पॉलिटिक्स वाला पार्ट है ये आपको करना है। देन यू हैव टू कम ऑन द नेशनल मूवमेंट पर्सपेक्टिव। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ये पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल ह्यूमनिस्ट और दलित, यहां से एक सवाल हर साल आता ही आता है। दे विल आस्क यू एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको इस टॉपिक के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब और ऑल्टरनेट करके पूछता है, एक बार अगर लिबरल पूछा तो सोशलिस्ट पूछेगा, मार्क्सिस्ट पूछा है तो रेडिकल ह्यूमनिस्ट पूछ लेगा, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पूछा है तो दलित पूछ लेगा। बट ये ऑर्डर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही पूछे,
हो सकता है क्वेश्चन अगली बार रिपीट हो जाए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि आपने GS1 में पढ़ा है और प्रीलिम्स के लिए भी आप अच्छे से पढ़ते हो, वही आपके लिए सोर्स है, वही चीज, उसी चीज को आपको रिवाइज करके जाना है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वहां पे वही यहाँ पे, राइट। तो ये इसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आंसर को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा थिंकर्स का इंटरलिंकेज करना है, थोड़ा सा आपको थियरीज का इंटरलिंकेज करना है और करंट का इंटरलिंकेज करना है, राइट। जैसे अभी इलेक्शंस पे क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज इन लॉट ऑफ न्यूज। तो उसमें आप थोड़ा सा करंट वाला पार्ट, जो सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स चल रहा है, ये सारी चीजें, उसको आप ट्राई करोगे कि थोड़ा थोड़ा इसमें ले जाकर के इंटीग्रेट करो। कैग पे अगर क्वेश्चन आ रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे, तो ट्राई करो उसमें कुछ करंट डालने का, राइट। फेडरलिज्म पे अगर क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई करो उसमें कुछ करंट इवेंट्स के बारे में लिखने के लिए। हिस्ट्री में तो आप बहुत ज्यादा करंट नहीं कर सकते हो। 73rd 74th अमेंडमेंट की अगर आप बात कर रहे हो, ट्राई करो थोड़ा सा उसमें कमिटी रिकमेंडेशन डालने के लिए। बट आंसर का जो आपका लैंग्वेज होगा, ओवरऑल आपके आंसर की जो लैंग्वेज होगी वो हमेशा एनालिटिकल होगी। आपको इस चीज से नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। You don't have to compromise with the language of your answer. The language of the answer has to be very very analytical. ओवरऑल पार्ट आपका 1B हो गया। फिर आप आते हो 2A पे। 2A आपको कैसे करना है? 2A आप करोगे जैसे यहां तक देखो, पहले के जो 4 पॉइंटर्स हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी स्टार्ट होती है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी से, आप यहां तक रिवाइज करोगे इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी पूरा। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इस बार थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ वॉर जो चल रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज हिट हुई, इंडिया ने भी हिट किया, और जो मिशन सिंदूर हुआ इसमें भी न्यूक्लियर ब्लफ का एक वहां पे कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था। तो हो सकता है पेपर 2A में आपको इंडिया पाकिस्तान वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए इन रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियर दिस थिंग, न्यूक्लियर ब्लफ, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक 2019 में क्वेश्चन आया था, उस समय भी कुछ ऐसी स्कर्मिशेस हुई थी, तो वहां पे भी सवाल आया था। तो इस तरह का देखने को आपको मिल सकता है, या इवन पूछ सकता है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर बैलेंस, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किस तरह से हो रहा है, कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे उसकी ग्लोबल पावर्स की क्या है। तो थोड़ा सा इस पर डेटा पढ़ लेना। सीप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेटा निकालती है कहाँ पे किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। तो थोड़ा सा आपके पास इसके बारे में डेटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन सिलेबस में ये आपका 2 पार्ट्स में मेंशन्ड है। नॉन अलाइनमेंट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द करंट ग्लोबल सिनेरियो। जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो प्रेजेंट वर्ल्ड में चल रहा है, उसमें ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अप्रोचेस में पढ़ लेना, क्योंकि अप्रोचेस से भी एक सवाल हर साल आता ही आता है, राइट। बट एज ऑफ नाउ एक चीज जो इंटरेस्टिंग चीज यूपीएससी ने किया है वो है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका यूपीएससी ने थोड़ा सा चेंज किया। दे हैव चेंज द वे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा उसमें चेंजेस उसने किए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट नहीं पूछा है। पहले क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे कि नॉन अलाइनमेंट का रेलेवेंस बता दो, बट अब थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके पूछ रहा है। तो आप ट्राई करेंगे उसको भी उस तरह से एड्रेस करने के लिए। 2B अगर आपको करना है, पहले आप कर लेना मेजर पावर्स, यूएन कर लेना, न्यूक्लियर आप 2A के साथ कवर कर लेना, ये रिसेंट डेवलपमेंट वाला पार्ट कर लेना। इंडिया इजराइल इस समय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएसए जो है वो इस समय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें देखो रिवर वाटर डिस्प्यूट इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंडस जो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी है। तो एक क्वेश्चन आप इंडस वाटर ट्रीटी का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या अगर उसका थोड़ा सा दिमाग घूमा तो वो ब्रह्मपुत्र पे भी क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ सकता है। इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और इंसर्जेंसीज पे भी आपसे एक सवाल यहाँ पे आ सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। न्यूक्लियर क्वेश्चन मैंने बोला था इंडिया पाकिस्तान का या तो 2A में या 2B में कहीं से एक न्यूक्लियर क्वेश्चन पॉलिसी पे आ सकता है, या पूछ सकता है उसके रेस्पेक्ट में कि इंडिया का जो पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, क्या उसको हमें फर्स्ट यूज की तरफ ले जाना चाहिए, या न्यूक्लियर पॉलिसी में हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं। दैट कैन बी आस्क्ड ओवर हियर। फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया, ग्रोइंग यूएस एंड इजराइल। तो मैंने बोला यहाँ पे यूएस और इजराइल इंपॉर्टेंट है। विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कभी कभी आपसे क्रिटिकल एनालिसिस या उसका कंपोनेंट्स वगैरह पूछ लेता है, तो आपको ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है। सार्क पे क्वेश्चन प्रोबेबल हर साल ऑलमोस्ट आ जाता है,
बट सार्क पे देख लेना, मतलब कंटेंट आप प्रिपेयर कर लेना। सार्क और साफ्टा दोनों इंपॉर्टेंट है, सार्क पे कभी पूछ लेता है, कभी साफ्टा पे पूछ लेता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ बोथ, राइट। देन और जापान पे क्वेश्चन पिछले कई सालों से नहीं आया है, तो हो सकता है इट कैन बी ए प्रोबेबल थिंग कि जापान पे क्वेश्चन इस बार आ जाए। कंट्रीब्यूशन टू नॉन लाइन मूवमेंट, ये वाला आप कर लोगे, डिफरेंट फेजेस, आप चाहो तो इसको 2A के साथ कवर कर लो। डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेंट से इंस्टीट्यूशन से एक क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कंटिन्यूटी एंड चेंज। फर्स्ट पॉइंट से एक सवाल पक्का है, तो उसको आप थोड़ा सा, क्योंकि छोटा है, मतलब डिटर्मिनेंट जितने सारे हैं सबका एक कॉमन पैरामीटर है किस तरह से काम करते हैं, बट उसके अंदर जाकर के देख लेना। फॉर एग्जांपल मीडिया है, तो मीडिया हाउस कैसे इंपैक्ट कर रहा है, डायस्पोरा कैसे इंपैक्ट कर रहा है, राइट। फिर आपका जो थिंक टैंक्स हैं वो कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, जो आपका पार्लियामेंट है, पीएमओ है, इंस्टीट्यूशंस में वो सारी चीज़ें, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, और जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली देखो फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं वो एमईए है, एमईए कैसे उसको डिसाइड करता है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर 2B में फर्स्ट पॉइंटर से आना तय रहता है, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद दैट। डिफरेंट फेजेस, करंट रोल, राइट, इंडिया एंड साउथ एशिया, ये कर लिया आपने। साफ्टा मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये तो हमने देख लिया। ग्लोबल साउथ में एक क्वेश्चन इस बार मतलब प्रोबेबल है, क्योंकि GS2 में भी अफ्रीका पे पूछा है, और देयर हैव बीन मेनी विजिट्स टू ग्लोबल साउथ, तो आप देख लेना इसको कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये देख लेना। NIEO और WTO इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि WTO थोड़ा सा फिर से पैरालिसिस की तरफ जा रहा है, तो WTO में अगर कोई नया एग्रीमेंट हुआ हो वो देख लेना, कोई जिसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा हो, WTO के नेगोशिएशंस में अगर इंडिया का कहीं इंपॉर्टेंट रोल रहा है तो भी आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से सवाल आ सकता है, राइट। तो अब देखो और क्या चीजें करनी है, अभी आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। कई बार होता है कि अगर हम देख रहे हैं कि करंट इवेंट में इंडिया अफ्रीका आया हुआ है, तो अब हम इंडिया अफ्रीका पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर हम 50 रिसोर्स उसके लिए पढ़ लेते हैं, वो आपको इस समय नहीं करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड मच न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, या आप कोई नया कंपाइलेशन लेकर के मत आइएगा जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में पता चला आप 500 पेज का कंपाइलेशन ही 5 दिनों में पढ़ रहे हो, नो। 2B इज वेरी वेरी स्टैटिक टाइप ऑफ पेपर। 2B का पार्ट अगर आप देखोगे, लोग कहते हैं करंट है, बट अगर आप उसको एनालाइज करके देखो प्रॉपरली, उसकी निटी ग्रिटीज में जाकर के देखोगे, तो वो आपसे ब्रॉड थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इट इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द ब्रॉडर थीम्स, कि क्या चल रहा है, कैसे रिलेशंस का एवोल्यूशन हुआ है, उन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि आपसे उसी चीज़ में इन डेप्थ कोई जा करके नहीं पूछ रहा है, ब्रॉड चीज़ पे पूछे। इसके कंपैरिजन में अगर आप GS2 की बात करोगे, तो GS2 के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस डोमेन में, दैट आर मोर डायनेमिक, सो यू डोंट हैव टू रन आफ्टर टू मेनी रिसोर्सेज। नाउ मैंने वो तो बता ही दिया कि आपको GS के पेपर्स एनालाइज नहीं करना है, कोई नया टेस्ट नहीं लिखना है, कोई नया रिसोर्स नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी आपको लेकर के नहीं आने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप रिवाइज करिए, आपके शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, थिंकर्स के नाम होने चाहिए, थिंकर्स या फिलोसफर्स, कोई थ्योरी है, कोई डेटा है उसके रिगार्डिंग, और उसका कोई कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है। ये 4-5 चीज़ें ही आपके नोट्स में होंगी, इनको आप बार बार रिवाइज करो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर इन दिस पेपर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर इन दिस पेपर, राइट। नेक्स्ट, आंसर आप कैसे लिखोगे। अब D-Day की स्ट्रैटेजी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो D-Day की जो स्ट्रैटेजी होगी, D-Day पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको जब पेपर मिलेगा तो पेपर आप एक नज़र में पढ़ लो, और क्वेश्चन चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है, ये चूज करना इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, क्योंकि वही ऐसे वाला हाल यहाँ भी है कि अगर आपने गलत चूज कर लिया तो आपका टाइम चला जाएगा, फिर आप उसको काट करके आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे अनलाइक ऐसे। But the problem is that if you have written one question and after that you are going to write 2 other questions, तो limited time में आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे। तो whenever you are choosing questions, 5 मिनट लो, पेपर आपके पास आ रहा है, spend 5 minutes to select which questions you are going to write, तुरंत उठा करके लिखना शुरू मत कर दो, राइट। या अगर आपकी आदत है तो आप चाहो तो पहले 10 मार्कर कंप्लीट कर लो, बट आई विल सजेस्ट कि 10 मार्कर्स आप लास्ट में लिखिए, क्योंकि वहां पे आपके पास मार्क्स लूज करने के लिए कम होते हैं। आप पहले 3 क्वेश्चन जो आपको पूरे करने होते हैं उनको आप चूज कर लीजिए, और उनको आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। दोनों पेपर की स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, डिपेंडिंग और किस सेक्शन से करना है, ये भी एक सवाल आता है कि वेदर वी शुड अटेम्प्ट फ्रॉम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए और फ्रॉम सेक्शन बी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए के लग रहे हैं, आप सेक्शन ए से जाइए, सेक्शन बी के आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, आप सेक्शन बी से चले जाइए।
उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अब ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि सेक्शन बी से ही अटेम्प्ट करना है तो अब सेक्शन बी पे आपने ऐसा क्वेश्चन उठा ले इसमें आपके पास कंटेंट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, दैट विल बी अ मोर ऑफ लॉस टू यू। सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। 5 मिनट आप उसको देंगे, उसके बाद आप टाइम डिवाइड कर लेंगे कि मुझे रफली अपने माइंड में कि मुझे 3 क्वेश्चन कितनी देर में खत्म करना है, क्योंकि 10 मार्कर आपको लिखने होते हैं 10 10 मार्कर लिखने के लिए एटलीस्ट आपको 1 घंटा लगेगा। तो आपको ट्राई करना है कि बाकी के 3 क्वेश्चन आप 2 घंटे में लिख लेंगे। 5 से 10 मिनट आप अगर निकाल लेंगे तो 1 घंटे 50 मिनट में आपके बाकी के 3 सवाल हो जाने चाहिए। 5 मिनट रीडिंग के और 5 मिनट फॉर्मेलिटीज के लिए जो अटेंडेंस वगैरह का होता है। तो आपको ये चीज करना है, राइट। और आपको पैनिक नहीं होना है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गया, किसी तरह का सवाल पूछ लिया। तो अगर इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी इन द एग्जाम हॉल। फिर क्या है, आपको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। मार्क्स लोगों के PSIR में इसलिए नहीं आते क्योंकि आप आंसर को क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हो, क्वेश्चन से अलाइंड आप आंसर्स नहीं लिख रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन से अलाइंड आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे, मार्क्स आपके अपने आप आने लगेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन की आप पढ़ेंगे, आपका जो कंटेंट है उसको आप क्यूरेट करेंगे उस हिसाब से, एंड देन यू विल पुट इट ऑन द पेपर। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज पेपर भी आप डेली ट्राई करेंगे, आप 1 1 घंटे देखते जाइए। आपका जो भी लैंग्वेज है, वट एवर लैंग्वेज यू हैव ऑप्टेड फॉर, ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 hour टू द लैंग्वेज पेपर, स्पेशली द अदर लैंग्वेज पेपर अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। क्योंकि कई बार होता है लोग हिंदी वाले पेपर, क्योंकि हिंदी हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होती है, खासतौर से जो इंग्लिश मीडियम से लोग आते हैं 12th में लास्ट टाइम, 5 6 साल हिंदी छोड़े हो जाता है और लिखने की प्रैक्टिस होती नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप हिंदी पेपर को नेग्लेक्ट करके चले जाएं या हिंदी पेपर को छोड़ करके चले जाएं। हिंदी की भी थोड़ी थोड़ी मुहावरों वगैरह की आप तैयारी करते रहिए, ऐसे कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, वो थोड़ा थोड़ा आप एक बार देखते रहिए। बहुत ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं देखना है, उसमें आप बस PYQ देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और समय मिले तो एक बार हिंदी का अखबार जरूर एक बार 4 5 दिनों में एडिटोरियल उसका पढ़ते जाइए, तो उससे आपका हिंदी रिफ्रेश होता जाएगा। तो दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल जिनको हिंदी में समस्या है, बिकॉज लैंग्वेज पेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज पेपर आप जिस दिन दे करके आएंगे, दैट इज ऑन 30th, आप उसकी ट्राई करिए कि जो लैंग्वेज पेपर्स के बीच में गैप है आप अपने नोट्स ले करके जाइए ऑप्शनल के, और उस बीच में भी आप चाहें तो एक पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। आप 2.5 घंटे क्या करेंगे बीच में जो आपको गैप मिलेगा, तो आप ट्राई करेंगे बीच में रिवाइज कर लेंगे। शाम को उस दिन आप आकर, क्योंकि लैंग्वेज पेपर्स आर लाइट, टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा उसको करने का। So that's it. This was all about the strategy that you have to adopt on D-Day as well as in the next 5 days. Thank you very much.